फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे करंट अफेयर्स कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 टाइटल। पूछ रहे हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है शिनी शेट्टी। शिनी शेट्टी ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विनर घोषित की गई हैं। आपको बता दें, VLCC फेमिना मिस इंडिया, इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था। शिनी शेट्टी कर्नाटक से हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। और जो मिस इंडिया 2020 हैं मानसा वाराणसी, इन्होंने शिनी शेट्टी को ये ताज पहनाया है। बात करते हैं राजस्थान की रोबल शेखावत की, जो कि फर्स्ट रनर अप रही है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सेनाता चौहान, जो कि सेकंड रनर अप रही हैं, यानी कि थर्ड पोजीशन पर रही हैं। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि शिनी शेट्टी ये भरतनाट्यम डांसर हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है राहुल नार्वेकर। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर राहुल नार्वेकर, इन्हें महाराष्ट्र असेंबली का स्पीकर घोषित किया गया है, इलेक्ट किया गया है। और इनके अपोजिट में जो कैंडिडेट खड़े हुए थे जिनसे इनका कंपटीशन था, वो थे अपोजिशन के कैंडिडेट राजन सालवी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में स्पीकर की पोस्ट फरवरी 2021 से ही खाली थी, जब नाना पटोले, जो कि उस वक्त स्पीकर थे महाराष्ट्र असेंबली के, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इस पोजीशन से। आपको जानना चाहिए, नार्वेकर ये फर्स्ट टाइम लॉ मेकर बन रहे हैं, यानी कि पहली बार चुने गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ से चुने गए हैं? साउथ मुंबई की कोलाबा सीट से। और इनके फेवर में 164 वोट्स पड़े हैं। बाकी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी टोटल सीट्स हैं 288, 288 मेंबर की ये असेंबली है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि 29 जून को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक फैसला लिया था, जिसमें औरंगाबाद को रीनेम करने का डिसीजन लिया गया। संभाजी नगर इसको कहलाया जाएगा अब, और जो ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसको धाराशिव कहलाया जाएगा ये। बाकी आपको जानना चाहिए कि हाल ही में कुछ राज्यों में इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पर कौन कौन स्पीकर बने हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो पंजाब में जो स्पीकर है ये कुलतार सांधवा हैं। उत्तराखंड में नई स्पीकर बनी है रितु खंडूरी, और गोवा में स्पीकर बने हैं रमेश तवड़कर। मणिपुर के स्पीकर हैं थोकचोम सत्यव्रता, और उत्तर प्रदेश के नए स्पीकर बने हैं सतीश महाना। इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इज नाउ फुली ऑपरेशनल इन विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना अब किस राज्य में पूरी तरह से कार्यरत है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तेलंगाना। तो देखिए, इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है, कार्यरत है। एनटीपीसी ने कहा है कि तेलंगाना में जो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन जो 20 मेगावाट है ये अभी ऑपरेशनल होना बाकी था, और अब ये भी ऑपरेशनल हो गया है। तो टोटल कैपेसिटी अभी 100 मेगावाट की जो है चल रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एनटीपीसी ने डिक्लेयर किया है कि जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना में। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि टाटा पावर सोलर, इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट केरल में कमीशन किया है।
तो दोनों ही एक जैसी न्यूज़ है। ये भी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है और टाटा पावर ने भी डिक्लेयर किया कि जो इनके द्वारा कमीशन किया गया ये भी इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। हालांकि इसकी क्षमता ज़्यादा है, 101 दशमलव कुछ मेगावाट की है और ये 100 मेगावाट है। तो देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसी के साथ जाएंगे, एनटीपीसी वाले के साथ, कि जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे कि टाटा पावर सोलर ने हाल ही में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसको कहाँ पर कमीशन किया, तब आप केरल कह सकते हैं। द डेजर्ट कोर of the Indian Army organized the Suraksha Manthan 2022 on aspects of border and coastal security at which place? पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने किस स्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जोधपुर। तो देखिए इंडियन आर्मी की जो डेजर्ट कोर है इसने सुरक्षा मंथन 2022 को ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पर, जोधपुर राजस्थान में। तो बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित ये सुरक्षा मंथन रहा है। अच्छा, इस मंथन की जो अध्यक्षता की है किसके द्वारा की गई, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ पंकज कुमार सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेजर्ट कोर है। तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, इसलिए। अ 3-day ग्रैंड हैकाथॉन organized by the Open Network for Digital Commerce ONDC in collaboration with which agency was recently launched by Union Minister पीयूष गोयल। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क द्वारा किस एजेंसी के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नाबार्ड। देखिए आप इसको ओएनडीसी को हिंदी में भी इसी तरह से पढ़ेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये लिखा है ना डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, तो आप इसको हिंदी में भी इस तरह से पढ़ेंगे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखिए 3 दिन की ग्रैंड हैकाथॉन ऑर्गेनाइज की गई है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा। किसके साथ मिलकर, नाबार्ड के साथ मिलकर। और किसके द्वारा इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया, जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल उनके द्वारा। तो ये जो इवेंट है ये वर्चुअली लॉन्च किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। और जो फिजिकल इवेंट था यानी कि जहाँ पर लोग भी शामिल हुए वो इवेंट हुआ इस ग्रैंड हैकाथॉन का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन फोर्ट मुंबई। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो एक ग्रैंड हैकाथॉन है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, एग्री ग्रांट चैलेंज और दूसरा है एग्री इनोवेशन हैकाथॉन। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से ई कॉमर्स को लाया जाए, किस तरह से ई कॉमर्स एडॉप्ट किया जाए, उसी से संबंधित ये पूरी सेमिनार रही है, ये हैकाथॉन रही है। बाकी नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला है, आप सभी जानते हैं, और ONDC के MD एंड COT कौशी हैं। आपने देखा होगा ये ONDC टर्म काफ़ी चल रहा है, चर्चा में रह रहा है, MCQ में बार बार आ रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नीति आयोग एंड विच एजेंसी लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। नीति आयोग और किस एजेंसी ने टेक होम राशन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छे व्यवहार शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देखिए नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल है टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी के द्वारा, और इसमें जो नीति आयोग के मेंबर हैं हेल्थ डॉक्टर VK पॉल ये भी मौजूद रहे। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस रिपोर्ट में कोई आंकड़े, तो इस कुछ ऐसे आंकड़े नहीं दिए गए हैं जो हमारे काम के हैं। बाकी इसमें ये बताया गया है कि 6 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशनल गैप होता है तो उसको फुलफिल करने के लिए, और साथ ही जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन होती हैं उनमें जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको फिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक होम राशन ये प्रोवाइड कराती है। किसके थ्रू, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के थ्रू। बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपको जानना चाहिए। हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है, स्थापना 1961 में हुई थी।
इसके हेड डेविड बेस्ले हैं और 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी इस संस्था को दिया गया था। नीति आयोग से संबंधित हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये देखा था कि नीति आयोग के नए सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर। In National Logistics Excellence Awards 2021, which entity won Industry Excellence Award? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में किस संस्था ने उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसने पहला नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है। कितनी कैटेगरीज में? 12 कैटेगरीज में। तो ये देखिएगा 6 कैटेगरीज तो ये लिखे हैं, जैसे बेस्ट कार्गो एयरलाइन एंड टर्मिनल ऑपरेटर कौन रहा? फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज। इसी तरह आप सभी कैटेगरी देख सकते हैं, मैं इनको अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पॉज करके या फिर इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 कैटेगरी वे थी और 6 कैटेगरी ये है। और हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित था? ये 12th पॉइंट जो है, इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया है? सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। बाकी सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिक्लेयर्ड द IT रिसोर्सेज ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड विच एंटिटी एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 70 ऑफ द IT एक्ट 2000। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और किस इकाई के IT संसाधनों को IT अधिनियम 2000 की धारा 70 के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, NPCI। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने डिक्लेयर किया है कि जो ICICI बैंक है, HDFC बैंक है और जो आपका UPI है, जो आपका UPI का प्रोडक्ट NPCI जो है, माफ़ कीजिएगा उल्टा मैंने बोल दिया, जो NPCI का प्रोडक्ट जो UPI है ना, तो इन जो NPCI का प्रोडक्ट UPI है, ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन तीनों को ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जो है इनके जो IT रिसोर्सेज हैं उनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है। किसके तहत? IT एक्ट 2000 की सेक्शन 70 के तहत। इसका मतलब जो इसके IT रिसोर्सेज हैं, यदि उनको किसी तरह का हार्म होता है या फिर कोई गलत तरीके से उनको एक्सेस करता है, तो ये एक जो है सुरक्षा में सेंध लगाने जैसा होगा, ये एक नेशनल सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ जैसा होगा, तो ये कहा गया है। और यदि ऐसा करता हुआ कोई पर्सन पाया गया तो उसको 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप्स वेयर इंडियन पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर एंड परमजीत कुमार वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप जहां भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने कांस्य पदक जीते, किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, साउथ कोरिया। तो देखिए, इंडियन पैरा पावर लिफ्टर्स हैं मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पर? साउथ कोरिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में। तो साउथ कोरिया के प्योंगटेक में आयोजित हुई है। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि मनप्रीत कौर ने 41 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और जबकि जो परमजीत कौर हैं मेंस कैटेगरी के, इन्होंने 49 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथ ही आपको स्पोर्ट्स से संबंधित एक और करंट अफेयर जान लेना चाहिए कि मनु बाकर और शिवा नरवाल, इन्होंने 20th कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग कंपटीशन, जो कि डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ, यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम टाइटल को जीत लिया है। हाउ मैनी इंडियन कंपनीज फीचर्ड अमंग कांतार ग्लोबल 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स? कांतार की वैश्विक 100 सबसे मूल्यवान फर्मों में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 4। तो कौन कौन सी हैं? TCS है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है एंड LIC है। TCS की रैंक देखें 46, HDFC बैंक 61, 64 है, इन्फोसिस LIC है 92। तो देखिए, LIC की रैंक तो नीचे गई है, बाकी TCS और HDFC की रैंक ऊपर गई है, और इन्फोसिस इस जो ये पूरा इंडेक्स है इसमें न्यू एंट्री है इसकी। तो देखिए, जो 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट है,
तो इसमें जो आईटी सर्विसेज एंड बैंकिंग कंपनीज हैं इनका ही दबदबा रहा है। इस बार की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल टॉप 100 है इसमें 4 भारतीय कंपनीज भी शामिल है। एक तो टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस एंड एलआईसी है। इनकी रैंक मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो एप्पल ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है और इसके बाद गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट है। यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी इनोग्रेटेड 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी ने 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? मुंबई में, नोवोटेल मुंबई जुहू बीच में। बाकी आपको जानना चाहिए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की गई पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI के द्वारा, और इसका थीम रहा अनलीजिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। CSIR CSIO चंडीगढ़ एंड विच कंपनी inked an agreement for joint commercialization of earthquake warning system। पूछ रहे हैं कि CSIR CSIO चंडीगढ़ और किस कंपनी ने भूकंप चेतावनी प्रणाली के संयुक्त व्यवसायीकरण के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो देखिए CSIR CSIO चंडीगढ़ और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? जो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है इसके जॉइंट कमर्शियलाइजेशन के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए कि CSIR CSIO के डायरेक्टर S अनंत रामकृष्ण हैं और EIL जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है इसके CMD हैं वर्तिका शुक्ला। Which institute has signed an MOU with IIM Shillong to boost entrepreneurship ecosystem in the northeastern region? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने IIM शिलोंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IIE गुवाहाटी। तो देखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी ने एक MOU साइन किया है। किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ। मेडेन फ्लाइट ऑफ द ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर वॉज कैरिड आउट सक्सेसफुली बाय DRDO फ्रॉम विच टेस्ट रेंज? अच्छा, इसमें ये पहला ऑप्शन थोड़ा गलत है। ये इसको मैं PDF में सही कर दूंगा। ये क्या होता है ना, पिछला क्वेश्चन रहता है जैसे प्रीवियस डे का, तो उसके ऊपर ही मैं क्वेश्चन को ओवरलैप करता हूँ। ये शायद मैं करना भूल गया है इस ऑप्शन को, इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए DRDO द्वारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को किस परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चित्रदुर्ग कर्नाटका। तो देखिए ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, इसकी मेडेन फ्लाइट यानी कि पहली फ्लाइट सक्सेसफुली DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कहाँ से कैरिड आउट की गई? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से। बाकी आपको जानना चाहिए जो अनमेंड एरियल व्हीकल है, अच्छा ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी UAV लिखा आता है और पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो UAV का मतलब होता है अनमेंड एरियल व्हीकल। तो इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के द्वारा, जो कि DRDO की एक प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है। तो ये ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है ना, ये एक तरह का क्या रहा? UAV रहा, अनमेंड एरियल व्हीकल रहा है। Who assumed the appointment of Air Officer Commanding in Chief Central Air Command? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड की नियुक्ति किसे मिली है? ठीक है, मतलब इस पद पर कौन हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, AP सिंह। देखिए एयर मार्शल AP सिंह, इन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड की जो इनको नियुक्त किया गया था इस पोजीशन पर, तो इन्होंने अब अपना चार्ज ले लिया है। अ डिजिटल डिस्ट्रिक्ट repository inaugurated in the premises of लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
एट विच प्लेस? किस स्थान पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के परिसर में एक डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मसूरी। तो लप्सना इसका तो आप सभी जानते होंगे, ये मसूरी उत्तराखंड में है। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने एक डिजिटल डिस्ट्रिक्ट डिपॉजिटरी को इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में है, इसके प्रेमाइसेस में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड विच टेलीकॉम कंपनी टू फंड पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF। पूछ रहे हैं कि दूर संचार विभाग ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत पायलट प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, BSNL। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आता है, इसने एक MOU साइन किया है किसके साथ? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ। किस लिए? जो ई बैंड LTE इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज हैं, इनके जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग के लिए। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ गेल लिमिटेड? गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, संदीप कुमार गुप्ता। तो गेल इंडिया लिमिटेड के नए जो चेयरमैन होंगे ये हैं संदीप कुमार गुप्ता, और ये किसको रिप्लेस करेंगे? मनोज जैन को। Which Telugu short film has won 513 awards so far from across the world and has entered the Guinness World Records with so many wins? किस तेलुगु लघु फिल्म ने अब तक दुनिया भर से 513 पुरस्कार जीते हैं और इतने जीत के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मानसा ना महा। मानसा ना महा। तो ये एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, तेलुगु शॉर्ट फिल्म मनसाना महा, इसको डायरेक्ट किया है दीपक रेड्डी ने और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि ये ऐसी शॉर्ट फिल्म बन गई है जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हैं। तो देखिए, अगर हम गिनीज वेबसाइट के जो ऑफिशियल पेज है उसके हिसाब से देखें तो अक्रॉस द ग्लोब इस शॉर्ट फिल्म को 513 अवार्ड्स मिले हैं, अलग अलग जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उनमें। तो इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज SDG गोल 14? सो आंसर इज लाइफ बिलो वाटर, या फिर आप डिटेल में कहिए कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज 30x30 commitment? Answer is protect at least 30% of land and oceans by 2030. National Mithun Research Center is located in which state? Nagaland. 2022 UN Ocean Conference was co-hosted by Portugal and which country? Answer is Kenya. Name the world's largest cruise ship that was recently dismantled without a single sailing. Answer is Global Dream 2. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। अग्निपथ प्रोटेस्ट, ट्रेन्स ransacked, BJP MLA's house attacked in Chhapra. Rahul Gandhi's Wayanad office ransacked, 8 SFI workers detained. Maha crisis, Shiv Sena workers ransack rebel MLA's office in Pune. तो देखिए, 3 न्यूज़ हमने देखी और इन तीनों न्यूज़ में एक जो आपको कॉमन वर्ड दिख रहा है ये है रैंसैक। तो रैंसैक का मतलब क्या होता है? सामान को उलट पुलट कर देना, हानि पहुंचाना, तितर बितर कर देना सामान को, तो उसका मतलब होता है रैंसैक। जैसे आप देख सकते हैं, सामान को उलट पुलट करते हुए, हानि पहुंचाते हुए किसी स्थान पर वस्तु विशेष की खोजबीन करना। तो देखिए, जो अग्निपथ का प्रोटेस्ट हो रहा था तो ट्रेन को क्या किया? रैंसैक कर दिया गया, यानी कि ट्रेन जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया, उसके डब्बे को या फिर जो उसकी सीट्स वगैरह होती हैं उसको हानि पहुंचाई गई। ये मतलब है रैंसैक से। राहुल गांधी का जो वयनाड में जो ऑफिस है केरल में, उसको रैंसैक किया गया SFI वर्कर्स के द्वारा, यानी कि जो ऑफिस है उसमें जैसे कुर्सी रखी है तो उसको
साइड में फेंक दिया, टेबल पर सामान रखा है तो उसको गिरा दिया, उसका मतलब होता है रैनसैक करना। अच्छा, शिवसेना वर्कर्स रैनसैक रेबेल एमएलए's ऑफिस इन पुणे। तो जो रेबेल एमएलए हैं शिवसेना में, तो उनके ऑफिस को रैनसैक किया गया, यानी कि उनके ऑफिस में घुसे और सामान को इधर उधर फेंक दिया, तोड़फोड़ कर दी, तो जो शिवसेना के वर्कर्स हैं उनके द्वारा। तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। इंग्लिश में भी देखेंगे, टू सर्च अ प्लेस और कंटेनर इन अ वायलेंट एंड केयरलेस वे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, द बर्गलर्स रैनसैक्ड द हाउस बट फाउंड नथिंग वैल्यूएबल। बर्गलर का मतलब भी वही होता है जो एक एक्टिविटी करते हैं, जो रैनसैक की क्रिया करते हैं ना, उनको बोलते हैं बर्गलर। जैसे चोर घुसते हैं तो सामान ढूंढते हैं ना, ड्रॉअर खोलते हैं, कुछ देखते हैं, तो उनको बोलते हैं बर्गलर, यानी कि जो छानबीन करता रहे, जो सामान ढूंढे इधर उधर। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इन विच ईयर वॉज शिवसेना फॉर्म्ड? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हरियाणा? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एंड पोषण सुधा योजना लॉन्च्ड इन विच स्टेट? CCI approved proposed combination involving Google International LLC and which telecom operator? Single-use plastic items under Plastic Waste Management Amendment Rules 2021 are banned from which date? So पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।